नमस्ते। आज मैं एक बड़ा अच्छा सुखद समाचार पढ़ रहा था कि चीन ने हांगकांग में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन एस्टेब्लिश किया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि चाइना तो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है यूएस के बाद। तो जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, मेडिएशन आर्बिट्रेशन करो, उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना। हालांकि सिंगापुर में ऑलरेडी है। सिंगापुर हांगकांग बिल्कुल नज़दीक है और दोनों में ही चाइनीज मूल के आदमी है। सिंगापुर तो अभी पहले इंग्लैंड का हिस्सा था ना, लीज पे सेकंड ये ओपियम वार अफीम की लड़ाई के बाद तो हारने के बाद चीन ने 99 ईयर्स के लीज पे इंग्लैंड को दे दिया था, यूनाइटेड किंगडम को। 99 ईयर्स की लीज एक्सपायर हुई, वापस आ गई। तो वहाँ पे यानी कि मोर और लेस ब्रिटिश कल्चर है। अब वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है हांगकांग चाइना का। तो आज भी बहुत कुछ जो है इंग्लैंड का ही सिस्टम और कानून वहाँ लागू है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया चाइना ने। तो अच्छी बात है। अब सवाल ये, इंडिया इतना बड़ा कंट्री मगर इसकी इकोनॉमी और रॉक बॉटम। जो इंडिया में भी जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिंगापुर में जाते हैं रेजोल्यूशन के लिए, इंडिया में नहीं जाते। यहाँ पे भी इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है। मैं उसका लाइफ मेंबर हूँ 1984 से, और नवंबर 2005 से मैं उसका आर्बिट्रेटर हूँ उसके पैनल पे। तो मेडिएशन काउंसलिंग आर्बिट्रेशन के लिए हमको, और मैं सीनियर मोस्ट आर्बिट्रेटर हूँ। मैं 20 साल हो गए मुझे आर्बिट्रेटर बने हुए पैनल पे। तो जब सर्विस में था तो नहीं हो सकता था, मेंबर तो बना दिया था उन्होंने मुझे 1984 में, मगर पैनल पे जो था लिया मुझे 2005 में नवंबर में। तो 20 साल का तजुर्बा। मैं इंडिया का सीनियर मोस्ट आर्बिट्रेटर हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन का। मैं यहाँ पे क्यों नहीं होता, उसकी वजह कि यहाँ के इंडिया के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, वो एक जज जो है रिटायर्ड जज को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो करप्ट है, भ्रष्टाचारी। जो 1940 का एक्ट था उसमें तो था प्रोविजन, मैंडेटरी था कि 120 दिन में 120 डेज में आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड देना है। मुझे 96 का जो एक्ट आया उसमें वो जो टाइम की जो बाइंडिंग थी वो ख़त्म हो गई। अब कोई नहीं है, वो तारीख पे तारीख लगाते रहते जैसे अदालतों में लगाते रहते थे, फैसला नहीं हो। अभी कमर्शियल डिस्प्यूट में तो बहुत बड़े पैसे का मामला होता है, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल डिस्प्यूट में फिर ट्रेड सीक्रेट्स भी होती हैं। इसलिए आर्बिट्रेशन में जो है वो प्रेफर मोड होता है, क्योंकि कोर्ट में तो सब ओपन होता है लिटिगेशन में, इसमें नहीं होता। और यूजुअली आर्बिट्रेटर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, लॉ नहीं होता। वो सिविल प्रोसीजर कोड 299 को फॉलो करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। आर्बिट्रेटर ज़्यादा ठीक समझता है कि इससे जल्दी हो जाएगा, फैसला निपट जाएगा। मैंने भी 2006 में मुझे एक फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का और एक उसके कॉन्ट्रैक्टर का था, वो आर्बिट्रेटर बनाया था। मैंने 3 महीने में 3 सुनवाई की और दे दिया अपना फैसला, अवार्ड दे दिया। तो मैं 3-4 महीने में जो 1940 के एक्ट में था, आर्बिट्रेशन एक्ट में, हो सकता है फैसला, बशर्ते आर्बिट्रेटर ईमानदार, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग हो, अगर दिमाग क्लियर। अब जो जजेस आते हैं अदालत से तो वही उनकी पेंडेंसी पड़ी रहती है, उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं तारीख लगाने की। मैं पढ़ के जाता था और नोट्स बना लेता था। तो जो उसका पार्टी का वकील जो है उसी को द्वारा अपनी फाइलें पढ़ के स्वाद मैं स्टॉप करता। मैं कहा मैंने आपने मुझे दिया था, मैं पढ़ लिया इसको, इसके अलावा आपको कुछ कहना है तो बताइए। मैंने देखा दोनों पार्टी के वकील जो है सब कुछ तो लिख के दे दिया और बताने को बचा किया। तो
यानी कि दोनों ही जो थी हियरिंग 15-20 मिनट में ख़त्म हो गई। फिर चाय पिए, सबके नोट्स साइन किए, अटेंडेंस में जो जो मौजूद थे, कॉन्ट्रैक्टर, उसका वकील, कोर्ट का ऑपरेशन दिया, गवर्नमेंट दिया अंडरटेकिंग है, उसका वकील, सबके दस्तखत कराए। इतनी देर में लेडी को मैंने डिक्टेशन दे दी, वो टाइप करके ले आई फटाफट इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में। तो और फिर मुझे अवार्ड बनाने में 1 हफ्ता लगा। सुनवाई में तो मैंने जल्दी निपटा दिया, वो सब पढ़ा हुआ था मैंने, जो उन्होंने लिख के दिया था क्लेमेंट ने और काउंटर क्लेमेंट रिस्पॉन्डेंट जो जवाब दिए थे। तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं हुई, बहुत आसान काम है, इसमें जजेस की ज़रूरत नहीं है। भाई इंडिया में जज जो है जज को ही लगाते हैं, भाई भतीजा वाद है, क्योंकि गलत है। अभी एक अवार्ड हुआ था, उसमें एक इंडियन जज था, आर्बिट्रेटर, और 2 जो थे, एक सिंगापुर का था, एक चाइनीज था। उसने ओवरटर्न कर दिया था हाई कोर्ट का, कि जो जज ने दिया था। अब ये सिंगापुर में हुआ, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, जापान से लगा के इंडोनेशिया, मलेशिया, तो मुझे है कि कुछ बिजनेस जो है सिंगापुर से शिफ्ट हो जाएगा, इसमें सिंगापुर से हांगकांग में शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंगापुर की अपनी तो कोई इकोनॉमी है नहीं, एक फिशरमैन के हट से जो हटा के और एक न्यू टाउन बन गया पिछले 50 साल में। तो बड़ी अच्छी बात है, सबको वेलकम करना चाहिए। चाइना ने इनिशिएटिव लिया है। अब आर्बिट्रेटर तो किसी को फेवर नहीं करता है, इंसाफ देता है और क्विक, फटाफट, जल्दी। मैं समझता हूँ कि कोई भी आर्बिट्रेशन केस 3-4 महीने में निपटाया जा सकता है। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो उसके लिए ये जजेस की जगह इंजीनियर्स लगाए जाए, MBAs लगाए जाए, मैनेजमेंट वाले, ना कि वकील। इसमें लॉ की तो ज़रूरत ही नहीं है आर्बिट्रेशन में, ना मेडिएशन में, ना आर्बिट्रेशन में, और काउंसिलिंग में तो है कोई नहीं। तो काउंसिलिंग में तो ऐसे होती है जैसे वो अपनी बीवी को समझा दें कि क्या करना है, क्या नहीं करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बीवी मान जाती है, बीवी भी पति को समझा देती है। वो तो ऐसे घरेलू मामला होता है ना। मेडिएशन भी ऐसी है, एक जना बड़ा बुजुर्ग है, उसने दोनों की बात सुन के समझा दिया, भाई ऐसे कर लो। वो मेडिएशन है, वो मैंडेटरी नहीं है। आर्बिट्रेशन है, उसका अवार्ड मैंडेटरी है। 1940 के एक्ट में भी, और जो इंटरनेशनल बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, बेल्जियम में उसका, वहाँ पे भी है ये चीज़। वहाँ सेमिनार अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो निकाले थे जजेस को और वकीलों को, वो ट्रेनिंग देने के लिए 5 वॉल्यूम्स में आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग, वो मैंने डाउनलोड किए थे। चंद्रचूड़ साहब जब थे, और उसकी जो 5 वॉल्यूम की मैंने इस फाइल में बाइंडिंग करा के रखा हुआ है। अभी पढ़ने का टाइम मिला नहीं मुझे, पढ़ लूँगा। तो मैं तो जो है 1984 से ही मैंने डिपार्टमेंट में बहुत केस डील किए मैंने आर्बिट्रेशन पे। तो सारी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट लॉ और आर्बिट्रेशन में तो बीत गई, और साथ में इंजीनियरिंग में भी डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का। तो मैं कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल ऑडिट का एक्सपर्ट आदमी हूँ। तो ऐसे आदमी को आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट करेंगे तो फटाफट निपटा देगा मामला, दूध का दूध, पानी की पानी। उस टाइम शायद मुझे 23,000-24,000 रुपये फीस के मिले थे। अब तो महंगाई भी हो गई, टाइम भी बदल गया, शायद डबल रेट कर दिए इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन में। वो क्लेम्स और काउंटर क्लेम का परसेंटेज होता था शायद 2.5% था उस जमाने में, वो छोटा ही केस था। तो क्या 23,000 रुपये मिल गया, और रिटायर्ड आदमी के लिए तो काफ़ी है, पेंशन तो मिली हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जजेस ना लगा के
टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे लगानी चाहिए। वो मामले को ज़्यादा बिजनेस समझने के लिए MBA लगाए। मैंने जब ये इस इंसॉल्वेंसी की बैंकरप्सी बोर्ड जो बना था, उन्होंने सजेशन मांगे थे वैल्यूएशन के मामले में, रूल बना रहे थे, तो मैंने दिया था उन्हें। मैंने कहा ये 1957 का एक्ट है, उस जमाने में MBA होते ही नहीं थे 1957 में। तो उसके बाद तो 60 के बाद 65-66 के बाद MBA चालू है। तो चार्टर्ड अकाउंट के साथ इनको भी MBA को भी लगा दो। उन्होंने मेरे कुछ सजेशन मान नहीं लेते। अब वो उन्होंने गजट नोटिफिकेशन इशू कर दिया IBBI ने। ये जो थी 2016 का कानून आया था IBC, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। तो मैं जो कोई भी सजेशन मांगता मैं सजेशन देता हूँ। तो कभी कभी मैं कानून बदलने में कामयाब हो जाता हूँ, अच्छाई के लिए ना। तो किसी की क्यों मोनोपोली हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्यों मोनोपोली हो, तो MBA को भी लगा दो। तो उन्होंने ये कर दिया था कि वो क्या फाइनेंस होना चाहिए। तो MBA कई सब्जेक्ट में होते हैं, ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट होते हैं MBA में, शायद 2 होते हैं, तीसरा भी आप ऑप्शन करो फाइनेंस। मेरे बेटे का 3 क्या होता है, लिया था फाइनेंस होता है। तो पता नहीं मेरी बेटी ने भी MBA किया था इंटरनेशनल उसमें ट्रेड में। तो उसके ऑप्शन सब्जेक्ट क्या 2 ही थे उसके, बेटे ने 3 ले ऑप्ट किए थे IIM कलकत्ता में। और मेरी बेटी ने IIFT में 2002 में किया था इंटरनेशनल ट्रेड में। चलिए, तो सब होता है, ये चलता रहता है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, विच शुड ऑल वेलकम। एंड थैंक्स चाइनीज गवर्नमेंट कि अमन शानी से व्यापार हो, बिजनेस हो, सबको इंसाफ मिले। ये तो कमीशन डिस्प्यूट तो होते रहती है जहाँ एग्रीमेंट होता है, तो कोई नई बात नहीं। वो रेजोल्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड। कि बिजनेस में पैसा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी फटाफट फैसला हो। तो ये सच्चाई है। तो भी सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।